हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेहुलूस पर। मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। इस यूनिट 3 के अंतर्गत हमने पहले 1 पढ़ा, फिर नदियों के बारे में पढ़ा। अब उसके आगे ही आप जब सिलेबस को देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा पर्वत या फिर मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। तो पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित आज हमारे यहाँ पर टॉपिक शुरू होने वाले हैं। इसके बाद हम पर्वत के बाद पठार के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, फिर चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक विस्तृत श्रृंखला जो भूगोल के संदर्भ में मध्य प्रदेश से संबंधित है वो हम उसका अध्ययन यहाँ पे करेंगे। जिन लोगों को सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो वो mehuloos.com हमारा जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं। वहाँ पे आपको सिलेबस की एक कॉपी या डाउनलोड करना है। वहाँ से आपको क्या होगा, वो डाउनलोड कॉपी के माध्यम से आप क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे वीडियोस बन रहे हैं उससे क्या होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमने कौन कौन से अभी तक टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और आने वाले जो कौन कौन से टॉपिक हमारे आएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पर्वत। तो पर्वत के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये जो पर्वत से संबंधित जो भी टॉपिक है आपका, ये एक तरीके से आपकी जो किताबें हैं उसमें बहुत कम मात्रा में जानकारी दी गई है। और उसके बाद अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे बहुत कम वीडियोस आपको इसके मिलते हैं। तो आज हमने इस तरह से इसको मॉडिफाई किया है जिससे क्या है, जितने भी लोग जो एमपीपीएस से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनको किसी प्रकार से अन्य बुक्स का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सारे जो पॉइंट्स है और सारा जो टॉपिक है, सारा डाटा जो है आपको इस टॉपिक के अंतर्गत मिल जाएगा। तो पर्वत की अगर बात करते हैं तो पहले पर्वत क्या होते हैं। टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। लेकिन हम पहले बात करेंगे किसकी, पर्वत के बारे में, फिर बात करेंगे पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत। तो पर्वत की परिभाषा अगर देखते हैं तो क्या आता है, वह ऊंचा स्थान जिसका शिखर चोटीनुमा तथा पृष्ठ ढालनुमा हो तथा आसपास क्षेत्र से कम 600 मीटर ऊंचा है। पर्वत की परिभाषा अगर पढ़नी है तो सीधा सा एक पॉइंट ही ध्यान रखना है कि जो शिखर है वो कैसा होगा, चोटीनुमा। शिखर मतलब क्या, ऊंचा वाला भाग। ये जो ऊंचा वाला भाग देख रहे हैं आप लोग, यही इसका क्या है, शिखर। तो ये जो शिखर है ये कैसा है, चोटीनुमा। एक तरीके से नुकीला खड़ा वाला जो भाग है वही आपका शिखर है तो चोटीनुमा बनेगा। और पृष्ठ भाग है, जो नीचे वाला जो भाग रहेगा वो कैसा होगा, ढालयुक्त। इस प्रकार की श्रृंखलाओं का यहाँ पर विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो वह ऊंचा स्थान जिसका शिखर चोटीनुमा हो तथा पृष्ठ ढालनुमा हो तथा आसपास क्षेत्र से कम कितना, 600 मीटर ऊंचा है। मतलब एक ऐसी भौगोलिक संरचना जिसकी ऊंचाई कम से कम 600 मीटर, कम से कम 600 मीटर और 600 मीटर से ज्यादा होगी। वह भौगोलिक संरचना जिसका शिखर जो होगा वो चोटीनुमा युक्त होगा, पृष्ठ जो भाग है वो ढालनुमा होगा और आसपास का जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र से उसकी ऊंचाई लगभग कितनी होगी, 600 मीटर या 600 मीटर से ज्यादा। तो वो क्या कहलाएगा, आपका पर्वत। पर्वत की डेफिनेशन मेरे हिसाब से आ गई होगी समझ में। किस तरह से, वह क्षेत्र जिसका जो शिखर है वो चोटीनुमा होगा, पृष्ठ ढालनुमा होगा और आसपास क्षेत्र से उसकी ऊंचाई जो होगी वो आपकी 600 मीटर के आसपास होनी चाहिए, 600 मीटर से ऊंची होनी चाहिए। वह जो संरचना रहेगी वो पर्वत होगी। अब बात कर रहे हैं किसकी, पर्वतमाला की, जिन्हें हम पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में सब माउंटेन रेंज के नाम से भी जानते हैं। तो आप थोड़ा सा जैसा भी प्रश्न आए वैसा बता देना है कि पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला क्या है। पहाड़ों की एक श्रृंखला है। श्रृंखला समझ रहे ना, एक सीरीज एक तरीके से कि कुछ दूरी पे जाने पर वही संरचना फिर इसके जैसे समान संरचना मिलेगी, कुछ दूरी पे जाएंगे जिस तरह से ये संरचना बन रही है आपकी, ये आपका इस तरह से जो संरचना बन रही है, कुछ दूरी पे फिर जाने पर ये जो श्रृंखलाएं जो बनती है एक तरीके से, ये जो संरचनाओं का निर्माण होता है तो ये क्या है, एक तरीके सीरीज बनाती है। सीरीज मतलब एक श्रृंखला का निर्माण करती है। तो उसमें क्या होगा, ये पॉइंट देखिए आप, पहाड़ों की एक श्रृंखला होगी। क्या होगी, पहाड़ों की एक श्रृंखला जहां पर्वत एक दूसरे से क्या हो, सटे हो, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पास हो और पर्वतों को कोई दर्रा या घाटी क्या करते हैं, अलग करते हो। पहाड़ जो होंगे, पहाड़ के बारे में भी डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन पहाड़ों की एक क्या रहेगी, आपकी श्रृंखला रहेगी जहां पर्वत एक दूसरे से क्या होंगे, सटे होंगे और पर्वत को कोई दर्रा या घाटी क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहाड़ों की एक श्रृंखला है। इस तरह से ये जो संरचना बन रही है ये क्या है, आपका पहाड़ों की एक श्रृंखला है जहां पर्वत एक दूसरे से क्या है, सटे हैं। ये पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी देखी थी हमने यहाँ पर, 600 मीटर। तो ये आपका 600 मीटर है और इसको क्या कर रहा है, कोई दर्रा या घाटी क्या करते हैं, अलग। तो ये दर्रा निकल रहा है यहाँ से, तो ये दर्रा इन पर्वतों को क्या करेगा, अलग करेगा। या फिर दर्रे के साथ में क्या हो सकती है, आपकी घाटी। तो ये घाटी जो निचला क्षेत्र है आपका, जो नदियों के द्वारा निर्माण किया जाएगा, तो ये घाटी इनको क्या करती है, अलग करती है। तो इस प्रकार की जब श्रृंखलाओं का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाती है, पर्वत श्रृंखला। मतलब सीधा सा बता देना है कि पहाड़ों की एक श्रृंखला होती है
जिसमें जो पर्वत होंगे वो एक दूसरे से सटे होंगे या फिर बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होंगे, और इन पर्वतों को क्या करेगा, कोई घाटी या फिर दर्रा क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। ये प्राकृतिक रूप से बनती है संरचना है, कौन कौन सी, ये आपकी घाटी या दर्रा। अब हम किसके बारे में आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम किसके, पहाड़ के बारे में। पहाड़ की अगर बात करते हैं कि ऊंचाई आसपास के क्षेत्र की भूमि से कम कितनी मीटर की होगी, 300 मीटर की होगी। पहाड़ी जो क्षेत्र है उसकी ऊंचाई क्या होगी, कम होगी, जबकि पर्वत क्षेत्र है उसकी ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा होगी। पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करते हैं वो 300 मीटर इसकी एवरेज मानी गई है। 300 से अगर ऊपर की ओर जाएंगे 600 तक आप चले जाएंगे तो वो भी किस में आएगा, वो पहाड़ी में। लेकिन 600 और 600 से ऊपर की अगर बात करते हैं तो वो किस में आते हैं, पर्वतों के अंतर्गत। तो ऊंचाई आसपास के क्षेत्र की भूमि से कम 300 मीटर हो। तो इस प्रकार की जब श्रृंखला बनती है तो इसकी जो क्षेत्र की ऊंचाई है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 300 मीटर की। तो ये क्या बनेगा, आपका पहाड़ बनेगा। मतलब पहाड़ की जो ऊंचाई है वो लगभग 300 मीटर की होनी चाहिए। एक पॉइंट आया था आपका, दर्रा क्या होता है, जो पर्वतों को अलग करने वाली संरचना का निर्माण होता है। दर्रा क्या है, दर्रा प्राकृतिक मार्ग होते हैं जिनसे होकर पर्वतों को क्या किया जाता है, पार किया जाता है, जिनसे होकर पर्वतों को पार किया जाता है। दर्रा क्या होता है, एक प्राकृतिक मार्ग होते हैं या फिर प्राकृतिक जो हलचल होती है, उन हलचल संरचनाओं के कारण क्या होगा, कुछ मार्गों का निर्माण होगा। और ये जो मार्गों का निर्माण होगा ना, ये किसके माध्यम से हो सकता है, ये भूकंप के माध्यम से हो सकता है, या फिर पूर्व में जो अपरदन प्रक्रियाएं हो रही थी उनसे हो सकता है। तो ये एक प्राकृतिक मार्ग होते हैं और इन प्राकृतिक मार्गों के माध्यम से ही क्या करते हैं, आप चलते हैं इनके ऊपर और एक पर्वत से दूसरे पर्वत को क्या करते हैं, पार करते हैं। तो ये इस प्रकार की जो संरचनाओं का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, आपका दर्रा। तो दर्रा आ रहा समझ में, प्राकृतिक मार्ग होंगे जिनको पार करके आप एक पर्वत से दूसरे पर्वत और दूसरे पर्वत से तीसरे पर्वत की ओर आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अब बात कर रहे हैं हम लोग घाटी के बारे में। घाटी क्या होती है, घाटी एक निचला क्षेत्र होता है जो नदियों द्वारा भूमि सतह के कटाव से बनती है, जो पर्वतों के मध्य चलती है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है कि निचला क्षेत्र होगा घाटी। अब घाटी मतलब सीधा सा है, ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो ऊंचा रहेगा, लेकिन नीचे वाला भाग है वो कैसा होगा, एक तरह से ढालनुमा होगा। तो वो निचला क्षेत्र जो रहेगा वही क्या बनेगा, आपका घाटी। तो घाटी एक निचला क्षेत्र है जो नदियों द्वारा भूमि की कटाव से बनती है। चंबल नदी के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। वही क्या करती है, मृदा अपरदन करते हुए भूमि का कटाव करती है, और भूमि का कटाव करने के साथ ही क्या करती है, ये सतह से जो भूमि है उसको हटा देती है, जो पर्वतों के मध्य चलती है। और ये जो नदी की बात नहीं कर रहे हैं, नदी तो जो है वो तो आपकी वो श्रृंखलाओं के अंतर्गत बहेगी जो उसका स्थान है, लेकिन नदियों का जो जल होगा ना वो आसपास की जो क्षेत्र की भूमि उसको क्या कर देगा, काट देगा। तो उसको काटने के कारण क्या होगा, किसका निर्माण हो जाएगा, घाटी का निर्माण हो जाएगा। तो घाटी जो होगी ये पर्वतों के मध्य चलती है, ये पर्वत जो श्रृंखलाएं रहेगी इसके अंतर्गत ही क्या आएंगे, आपकी घाटी वगैरह आएंगी। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं यहां पर, मैं बात कर रहा हूं यहां पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में, कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में पर्वत क्या होंगे, पठार क्या रहेंगे, पहाड़ी क्या रहेंगे, इसके साथ में आपका दर्रा क्या रहेगा, और दर्रा के साथ में आपकी घाटी क्या रहेगी। ये हमने इसके बारे में यहाँ पर डेफिनेशन देखी है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित बातें कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पे जो पर्वत है वो तो है लेकिन कम मात्रा में है, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या रहेंगे, आपके पठार रहेंगे। तो देखने वाली बात यहाँ पर ये इस प्रकार से इंपॉर्टेंट बन जाती है कि मध्य प्रदेश है, इसका जो अधिकांश भाग है वो कैसा है, पठारी भाग है। अब मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग जो पठारी है, तो पठारी क्यों है, क्योंकि मध्य प्रदेश है ना वो पठारों से घिरा हुआ है। जैसे अगर मध्य प्रदेश की संरचना की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपने पढ़ा ही होगा कि मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 7 भौगोलिक क्षेत्र मतलब ये कि मध्य प्रदेश में कितने पठार है, तो मध्य प्रदेश में 7 पठार है। तो कहने का मतलब ये है कि अधिकांश भाग है वो आपका कैसा है, पठारी है, और मध्य प्रदेश में कितने पठार है, 7 पठार है। आने वाला जो वीडियो बनेगा आपका टॉपिक वो पठार के ऊपर ही आएगा। कुछ पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं, पठारी क्षेत्र ज्यादा मात्रा में है, लेकिन आपका क्या है, कुछ जो श्रृंखलाएं हैं वो कौन सी है, पर्वत। तो ये पर्वत है आपका, अलग अलग पर्वत आप देखेंगे यहाँ पर निकलेंगे आपके किससे, मध्य प्रदेश की कुछ क्षेत्रों से होते हुए। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश का जो भाग है वो अधिकांश दक्षिण पठार या प्रायद्वीपीय भारत का अंग है। दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आपका, मैंने बताया था कि उत्तर वाला जो भाग है वो मैदानों से घिरा हुआ है, और जबकि 3 ओर का जो क्षेत्र है वो आपका जल से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में खंबात खाड़ी, अरब सागर, दक्षिण में है आपका हिंद महासागर,
और उसके साथ में उत्तर की अगर बात करते हैं तो उत्तर में है आपके गंगा यमुना के मैदान या फिर हिमालय का स्थलीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र। तो वो इस प्रकार की संरचना बनती है। तो वो आपका जो कहलाती है संरचना, वो क्या कहलाती है? वो प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय मतलब वह संरचना जिसका एक ऊपरी भाग जो है, मतलब एक भाग है वो आपका किससे घिरा हो? स्थल से घिरा हो, जबकि 3 और वाला जो भाग है वो जल से घिरा हो। ये इस प्रकार की जो संरचना बनती है भारत में, ये किस प्रकार की है? तो ये वाली जो संरचना है आपकी, ये जो रहेगी, ये कौन सी है? प्रायद्वीपीय संरचना रहेगी। ये प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण होगा। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ ना, इस प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करते हैं तो ये जो इस प्रकार की संरचना बनती है तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पठारी भाग से, या फिर क्या बोलते हैं इसको? दक्षिण पठार। क्या कहेंगे? दक्षिण पठार। क्यों? क्योंकि जो पर्वत श्रृंखला है ना, पर्वत जो ज्यादा ऊंचाई वाले भाग है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ में जो भारत है वो भारत के किधर पाए जाएंगे? वो उत्तर दिशा में मौजूद है। जैसे आपने देखा होगा अरावली की जो श्रृंखला है, वो अरावली की श्रृंखला है वो भी किधर की ओर जाती है? उत्तर की ओर जाती है। उसके साथ में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो वो भी किधर जाती है? उत्तर की ओर जाती है। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हिमालय पर्वत की। किसकी? हिमालय पर्वत की। चलो इसको हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लो आप लोग, ताकि इसमें क्या कंफ्यूजन ना होगी, पर्वत और पठार क्या रहेंगे। तो ये जो भारत का जो आपका मैप है, तो इस मैप के अंतर्गत ही क्या है? ये वाली जो श्रृंखला चल रही है आपकी, ये आपकी कौन सी चल रही है? ये आपकी चल रही हिमालय। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला चलती है यहाँ से यहाँ तक। हिमालय के साथ में इधर आपका जो गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र से ये इस प्रकार से पश्चिम क्षेत्र से निकलती हुई वह संरचना, ये कौन सी है आपकी? ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक मानी जाती है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश का जो उत्तर और उत्तर पूर्व जो क्षेत्र पड़ता है, उसके अंतर्गत जो क्षेत्र पड़ता है आपका, वो आता है किसके अंतर्गत? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। तो ये जो श्रृंखला है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश का एक प्रकार से दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, यहीं से क्या करते हैं? गुजरात से लगा हुआ आपका एक पर्वत श्रृंखला चलती है, जो आपके आगे और झारखंड वाले क्षेत्र उड़ीसा तक जो जाती है, वो कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि ऊंचे जो पर्वत है, जो ऊंचे पर्वत है वो आपके भारत के उत्तर वाले भाग में मौजूद है। अब उत्तर वाले भाग में ही क्या है? अधिकांश पर्वत आ गए। तो जो निचले वाला भाग है यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र बच गए। ठीक है, तो उन क्षेत्र को ही क्या नाम दिया आपने? पठारी क्षेत्र दे दिया। तो ये मध्य प्रदेश है ना, इस मध्य प्रदेश का अधिकांश जो हिस्सा आता है वो किस में आता है? वो दक्षिण पठार के अंतर्गत, ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत का जो मध्य प्रदेश अंग बनेगा वो आपका इस प्रकार से बना रहेगा। अब पहली पर्वत श्रृंखला की अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन सी आती है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। देखिए हमने टॉपिक क्या डाला है? मध्य प्रदेश के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। देखिए अब मध्य प्रदेश में क्या हिमालय पर्वत का जो भाग है वो आता है क्या? वो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो उत्तर वाले क्षेत्र से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक जाता है। लेकिन हम स्पेशल किसके संदर्भ में देख रहे हैं? हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख रहे हैं। जब आप इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम किसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे? हम हिमालय के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आप टेंशन ना लें यहाँ पर। अब जब पॉइंट जिस प्रकार से आपका टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इस पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसका कुछ भाग मध्य प्रदेश से टच होता है और उसके साथ में मध्य अधिकांश भाग टच होता है, क्योंकि आपने चंबल है, सिपरा है, पार्वती है, काली सिंध है, सिंध, ये नदियों का उद्गम कहाँ से देखा था? वो यहीं से तो देखा था आपने। ये आपका विंध्याचल। उसके साथ में सतपुड़ा के अंतर्गत आपने मैकाल पर्वत श्रृंखला में आपका नर्मदा, उसके साथ में कौन सी? सोन, उसके बाद बहुत सारी जो आपकी नदियां हैं उसका उद्गम यहाँ से देखा था। तो ये जो श्रृंखला है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है आपका कौन सा? विंध्याचल श्रृंखला। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की अगर बात करता हूं तो मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन बनेगा ये किस प्रकार से कि मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला की अगर बात करता हूं तो वो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है वो हिमालय से भी क्या है? प्राचीन है। क्यों? क्योंकि हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अब नवीन वलित पर्वत क्या होगा इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे किसमें? इंडियन जियोग्राफी में। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम किसकी? विंध्याचल की। तो मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। यह हिमालय से भी क्या है? प्राचीन है। मतलब हिमालय से भी जो पुरानी श्रृंखला है पर्वत वो कौन सा है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत
उसको क्या कर देती है, विभाजित। देखो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को तो मुख्य रूप से ये सतपुड़ा भी करता है, ठीक है। तो एक पॉइंट थोड़ा समझना यहाँ पर, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो संरचना वो भी इस प्रकार से बन रही है, और सतपुड़ा, और ये सतपुड़ा जो पठार है और सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला वो भी आपका उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या करती है, अलग करती है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर देखा कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करने का काम भी आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी करती है। नर्मदा नदी के समानांतर उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक नर्मदा द्वारा यहाँ पर क्या होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। पहले यहाँ पर एक दो पॉइंट आ गए यहाँ पर कि नर्मदा नदी के समांतर है कौन, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्योंकि एक नर्मदा नदी जब पढ़ा था हमने देखा था कि जो आपकी नर्मदा नदी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के क्या बहती है, समानांतर बहती है। और समानांतर मतलब दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, वो आपकी नर्मदा है। तो नर्मदा नदी के समांतर ही है, तो नर्मदा नदी के समांतर विंध्याचल भी रहेगी और कौन रहेगी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी रहेगी। क्योंकि ये जो आपकी नर्मदा नदी है ना, दोनों की बिल्कुल से कहाँ से जाएगी, बीच से होकर गुजरेगी या मध्य से होकर गुजरेगी। कहा, उत्तर में पूर्व से किधर तक है, पश्चिम में। ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाली जो दिशा है आपकी वो कौन सी है, उत्तर दिशा। और ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ये पूर्व दिशा का, और पूर्व दिशा से ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है आपका, पश्चिम दिशा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इसका जो विस्तार है वो उत्तर का जो मैदान है, मतलब वहां से शुरू होता है, और उत्तर के मैदान में किस दिशा से, पूर्व। अब पूर्व से कहां तक, पश्चिम तक। मतलब कहने की बात कि अगर हम यहाँ पर देखें तो विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है ना, इसका जो क्षेत्र है वो आपका गुजरात के थोड़ा सा जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। उसके साथ में आपका जो इसका मुख्य भाग आता है वो किस में आता है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ है ना, इसका सीमांत जो क्षेत्र है वहां से शुरू हो जाता है। ये आ गया यहाँ पर, प्रारंभ कहाँ से हो रही है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के सीमांत क्षेत्र से कहाँ तक, छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है, तो ये आता है आपका झारखंड में, जिसे भारत का रूर कहा जाता है, जो खनिज उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है। कौन, ये आपका छोटा नागपुर का पठार। मैं नागपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटा नागपुर पठार की बात कर रहा हूँ, जो किसके अंतर्गत आता है, झारखंड के अंतर्गत। तो ये अगर बात करते हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से निकलती हुई ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये मध्य प्रदेश का जो पश्चिम क्षेत्र यहाँ से आगे की ओर बहेगी, और आपका उत्तर प्रदेश में कौन सा भाग, दक्षिण वाला भाग है। तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण सीमा है, और दक्षिण सीमा से आपका बिहार वाला जो क्षेत्र है, और उसके नीचे ही कौन सा राज्य है आपका, झारखंड। और झारखंड में ही क्या है आपका, छोटा नागपुर का पठार। ये बिहार झारखंड तक क्या है, विस्तृत है। कौन सी पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो यहां तक हुआ क्लियर। ये जो हमने देखा अभी सिर्फ किसके बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में देखा। अभी पूरा जो टॉपिक बनेगा वो जी वीडियो बन रहा है, ये थोड़ा लंबा चलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे किसका, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का, उसके बाद फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का, उसके बाद आने वाली आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला का, जो कुछ भाग मध्य प्रदेश से संबंधित रहेगी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है आपका पर्वत का। पर्वत जो है वो ऊंचा शिखर युक्त भाग होगा, जिसका जो शिखर है वो चोटीनुमा होता है, और आसपास का जो इसका जो पृष्ठ भाग वो ढलाननुमा होता है, और आसपास जो क्षेत्र है उससे उसकी ऊंचाई आपकी 600 मीटर के आसपास होती है, 600 मीटर से अधिक होती है। पर्वत श्रृंखलाएं क्या होती हैं, तो पर्वत श्रृंखलाएं पहाड़ों की एक श्रृंखला होती हैं, जिसमें क्या होते हैं, पर्वत एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, और किसी दर्रा या घाटी के द्वारा क्या होते हैं, इन्हें विभाजित किया जाता है। ये क्या है, ये आपका क्या रहेगी, पर्वत श्रृंखला है। अब पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये संरचना मैंने यहाँ पे बना दी है। अब उसके बाद पहाड़ों का श्रृंखला की अगर आपने बात की तो पहाड़ क्या है, तो पहाड़ आपका एक ऊंचा स्थान वाला भाग है, जिसकी ऊंचाई आसपास के धरातलीय क्षेत्र से 300 मीटर से अधिक होनी चाहिए। मतलब 300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला जो क्षेत्र वो पहाड़ के अंतर्गत आ जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, दर्रे की। तो दर्रा एक प्राकृतिक मार्ग होता है, जिससे क्या होता है, इन दर्रा से होकर ही हम क्या करते हैं, एक पर्वत से दूसरे पर्वत को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दर्रा एक प्राकृतिक मार्ग है, जिससे हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान या एक पर्वत से दूसरे पर्वत की ओर जाते हैं। घाटी क्या होती है, तो घाटी नदी के द्वारा निर्मित किया जाने वाला भाग है, या फिर नर्मदा नदी या फिर अन्य घाटी नदियों के द्वारा क्या होती है, मृदा अपर्दन के द्वारा गहरे खड्डों या ढालनुमा संरचना का निर्माण किया जाता है, वो क्या बनेगी, घाटी। और ये घाटी भी क्या करती है, इन पर्वतों के मध्य मौजूद होती है। बात की हमने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपकी मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, और ये हिमालय पर्वत से भी सबसे प्राचीन है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भी अलग करती है, और नर्मदा नदी के समांतर ही कौन सी है आपकी, ये आपकी समानांतर मतलब उसकी रेखा के अनुरूप ही आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की अगर मैं बात करता हूं तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान के सीमांत क्षेत्र से प्रारंभ होती है, और गुजरात में कुछ क्षेत्र बना के चित्तौड़ राजस्थान का अलग क्षेत्र, मध्य प्रदेश का
भाग और मध्य प्रदेश का जो पश्चिम उत्तर वाला जो क्षेत्र है वहाँ, उसके साथ में दक्षिण उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार के बाद आपका झारखंड का छोटा नागपुर का पठार। यहाँ तक इस श्रृंखला का विस्तार है। किसका? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थल शामिल है। पर्वत, पठार, पहाड़ी, दर्रा, घाटी और विंध्याचल के बारे में एक विस्तार सहित एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने पढ़ लिया। अब हम मेन बात कर रहे हैं किसकी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य प्रदेश में जो स्थल है या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल, इनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि भैया कौन कौन सा जो स्थल है वो मध्य प्रदेश का किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो हेडिंग ये डली ही आपकी कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य प्रदेश में प्रमुख स्थल। तो पहले तो अभी मैंने बताया था आपको कहाँ से कि ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो क्षेत्र विस्तार पड़ रहा था आपका, वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से होते मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके साथ में छोटा नागपुर का पठार, इतना वाला जो क्षेत्र था उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो श्रृंखला चल रही है ना, ये आपका किधर से चलेगी? यहाँ से। ये आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान यहीं पे पड़ता है आपका, ये मंदसौर है आपका, मंदसौर ये नीमच, और यहीं पे जो क्षेत्र पड़ता है वो आपका कौन सा? चित्तौड़गढ़ राजस्थान। ये पर्वत श्रृंखला है, कोई छोटी सी गली या पट्टी नहीं है कि छोटी सी जगह में से निकल जाएगी। ये पर्वत श्रृंखला है जो एक विस्तृत किलोमीटर का जो क्षेत्र बनेगा आपका, किलोमीटर के क्षेत्र के हिसाब से सैकड़ों हजारों किलोमीटर का जो क्षेत्र बनेगा उसको बिल्कुल अपने साथ में लेके क्या करेगी? आगे की ओर बढ़ेगी। नहीं तो हम यहाँ से समझ लें कि बस ये यहाँ से यहाँ निकल गई, यहाँ से यहाँ निकल गई और खत्म हो गया काम, ऐसा नहीं है। ये पर्वत है और पर्वत की श्रृंखला है वो आपकी खासी विस्तृत रहेगी। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य प्रदेश में स्थल हम शुरू करते हैं पश्चिम क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? ये पश्चिम वाला क्षेत्र है। ये आपका उत्तर वाला जो क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में, और मतलब ये दिशा डायरेक्शन देख लीजिए आप बस अभी तो यहाँ पर, उसके बाद हम और इसके बारे में विस्तृत चर्चा यहाँ पे करेंगे। और ये आपका पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत मालवा का पठार आता है, और मालवा के पठार के अंतर्गत ही कौन आता है आपका? धार, इंदौर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा। तो अब बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के धार जिले की। तो धार जिले में एक आपकी सीरीज चलेगी पर्वत से रिलेटिव, उसका नाम होगा लम्हेटा सीरीज। ये क्वेश्चन पूछेगा कि लम्हेटा सीरीज जो धार के अंतर्गत आती है वो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो वहां पे बता देना विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। लम्हेटा सीरीज की बात कर रहा हूँ, लम्हेटा घाट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्राचीन इतिहास का जब हमें पढ़ा था उसके अंतर्गत लम्हेटा घाट का नाम पढ़ा था, वो आपने जबलपुर में देखा था। तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट, भेड़ा घाट, वो जो स्थल है वो आपके जबलपुर में। लेकिन यहाँ पे सीरीज ये पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं तो लम्हेटा सीरीज कहाँ पर है? धार में। उसके साथ में दूसरे नंबर पे आता है पॉइंट आपका मांडू की पहाड़ी। मांडू की पहाड़ी भी कहाँ पर है? धार जिले में। और मांडू की पहाड़ी के ऊपर जो क्षेत्र बनता है वहीं पर क्या है आपके? मांडू के महल है, जिसके कारण हम इससे सिटी ऑफ जो ये आनंद की नगरी, महलों की नगरी के नाम से जानते हैं। और इसी के नीचे से क्या होती है? नर्मदा नदी प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ जाती है। धार के अंतर्गत ही आपका आता है कौन सी पहाड़ी? बाघ की पहाड़ी। बाघ की पहाड़ी की बात करते हैं तो इस बाघ की पहाड़ी का भी क्षेत्र है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लगा हुआ धार के अंतर्गत आती है, धार जिले में आती है। तो यहां तक हुआ क्लियर कि धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से संबंधित 3 स्थल है, जिसमें लम्हेटा घाट है, मांडू की पहाड़ी है और एक बाघ की पहाड़ी है। ये हुआ। अब उसके बाद धार के नीचे ही कौन सा जिला पड़ता है आपका? पश्चिम वाले भाग में आपका इंदौर, ठीक है, मतलब मालवा जो है उसका जो दिशा है आपका पश्चिम वाला इंदौर। जानापावा की पहाड़ी इसके अंतर्गत आती है। कौन सी पहाड़ी? जानापावा पहाड़ी का नाम सुने होगा आपने। इसकी जो ऊंचाई है वो 854 मीटर है। वो यहीं से क्या होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है। जानापावा की पहाड़ी आपका इंदौर जिले में आती है और इसकी जो ऊंचाई है वो 854 मीटर है। और ये क्या होती है? इस इंदौर के अंतर्गत आती है और यहीं से चंबल नदी का उद्गम होता है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं किसकी? इंदौर में। इंदौर में क्या है? सिगार चोटी। और सिगार चोटी की जो ऊंचाई है वो 881 मीटर है। 881 मीटर जो ऊंचाई है वो सिगार चोटी की है। और सिगार चोटी की विशेषता यह है कि ये मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन यहां से इस प्रकार बन जाएगा कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम सिगार है और सिगार की जो ऊंचाई वो 881 मीटर है और ये इंदौर जिले के अंतर्गत आती है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला विंध्याचल माउंटेन रेंज का भाग है। यहां तक हुआ। तो ये हो गया जानापावा की पहाड़ी और उसके साथ में सिगार पहाड़ी। उसके बाद इंदौर में ही और संबंधित स्थल आता है कौन सा? यह आता है धाजारी चोटी। धाजारी चोटी का स्पष्ट क्वेश्चन पूछेगा कि धाजारी चोटी किस जिले में आती है? तो धाजारी चोटी वो आपका इंदौर जिले के अंतर्गत आती है। उसकी ऊंचाई अगर पूछता है तो 810 मीटर बता देना।
सिगार पढ़ा था, जाना पावा पढ़ा था, बाघ भी पढ़ा था, उसके बाद ही हमने ये भी देखा होगा मांडू की पहाड़ी। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर धाजारी से पूछेगा कि धाजारी की जो पहाड़ी है या धाजारी जो चोटी वाला क्षेत्र है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई 810 मीटर है। गोमनपुरी चोटी की ऊंचाई बताइए, तो गोमनपुरी जो चोटी है उसकी ऊंचाई लगभग 510 मीटर है। गोमनपुरी चोटी किसके अंतर्गत आती है, तो वो आपके इंदौर के अंतर्गत आते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आपका इंदौर आता है। इंदौर से ही आपका जाना पावा की पहाड़ी है, 854 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर चंबल नदी का उद्गम हो जाएगा जो इंदौर में आती है। इंदौर में ही आपकी क्या है, सिगार की चोटी, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर, जो मालवा पठार के अंतर्गत मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी आती है। धाजारी चोटी के बारे में पूछता है तो इंदौर बता देना, 810 मीटर का जो क्षेत्र है उसी के अंतर्गत आता है। और दूसरा अगर पूछता है गोमनपुरी के, तो गोमनपुरी की जो चोटी है उसकी ऊंचाई आपकी लगभग 510 मीटर है। इंदौर हुआ, धार हुआ। अब बात करते हैं किसकी, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर इन्हीं से लगे हुए जिला आपका कौन सा, मतलब इनसे बीच वाला जो क्षेत्र है आपका, आगे जाएंगे आपका उत्तर की ओर तो आएगा आपका भोपाल। गडरिया नाला, ये क्वेश्चन कभी पूछ ले कि गडरिया नाला किसका भाग है, तो गडरिया नाला आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है और किसके अंतर्गत आता है, तो ये भोपाल जिले में आता है। गडरिया नाला भोपाल जिले में। उसके बाद अगर बात करते हैं तो भोपाल से ऊपर ही आपका कौन सा जिला पड़ता है, राजगढ़। और राजगढ़ में ही क्या है, उमतवाड़ा और खिचीवाड़ा का पठार। ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि उमतवाड़ा पठार और आपका कौन सा खिचीवाड़ा पठार जो है वो किस जिले का भाग है, तो उमतवाड़ा पठार और खिचीवाड़ा जो पठार है वो राजगढ़ जिले का भाग है। और राजगढ़ जो जिला है वो आपका विंध्याचल रेंज से सटा हुआ है। तो यहां तक हुआ। भोपाल में कौन सा, गडरिया नाला, और राजगढ़ है उसमें ही क्या मिलेगा आपका, उमतवाड़ा और खिचीवाड़ा का पठार। तो यहां तक हुआ क्लियर। अब उसके बाद में बात कर रहा हूं किसकी, इन दोनों से ही लगे हुआ जो क्षेत्र है आपका कौन सा, रायसेन। रायसेन में क्या मिलेगा, भीमपेटका और सांची की पहाड़ी। तो भीमपेटका और सांची की पहाड़ी वो भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला या विंध्याचल रेंज का हिस्सा है। और ये तो फेमस स्थल है आपका सांची और भीमपेटका। सांची और आपका भीमपेटका दोनों किसमें शामिल है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने इसका। तो ये आपका रायसेन जिले में है। और यहीं पर रायसेन से ऊपर सटा हुआ है आपका विदिशा। और विदिशा में ही क्या है आपका, उदयगिरी की पहाड़ी। उदयगिरी की पहाड़ी जिसे हम आपका उदयगिरी की पहाड़ी के पास में क्या मिलेगा आपको, उदयगिरी की गुफा। और उदयगिरी का गुफा है वो भी आपका फेमस स्थल और परीक्षाओं में कई बार एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो उमतवाड़ा भोपाल के अंतर्गत आता है। उसके बाद में खिचीवाड़ा, और खिचीवाड़ा के साथ में कौन सा है, ये उमतवाड़ा और खिचीवाड़ा पठार। लेकिन यह गडरिया नाला, ठीक, गडरिया नाला आपका भोपाल में, और उमतवाड़ा और खिचीवाड़ा किस में आता है, वो राजगढ़ में आता है। जब रायसेन से बात करेंगे तो भीमपेटका और कौन सा बता देना है आपका, ये वाला क्षेत्र सांची पहाड़ी। तो भीमपेटका पहाड़ी और सांची पहाड़ी। विदिशा का पूछता है तो विदयगिरी की पहाड़ी है वो विदिशा में आता है जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और जाते हैं किधर की ओर, इस स्थान की ओर, कि ये जो स्थल है आपका कौन सा, ये पश्चिम वाला भाग है आपका, जिसमें आपने यहाँ पर धार, इंदौर, भोपाल, रायसेन और विदिशा जो पड़ा है। तो इस स्थल के अंतर्गत जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं और किस किस का नदी का यहाँ से उद्गम होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पश्चिम भाग से आपका माही, ये धार नदी धार से निकलती है, चंबल इंदौर से निकलती है, सिप्रा इंदौर से निकलती है, काली सिंध देवास बागली से निकलती है, बाघ धार से निकलती है, पार्वती आपका आस्था सीहोर से निकलती है, गंभीर ये भी आपका जाना पावा पहाड़ी आपका इंदौर वाले क्षेत्र से निकलती है। तो इन नदियों का उद्गम है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ये विंध्याचल रेंज के अंतर्गत आता है और ये आपका इसी क्षेत्र से लगी हुई नदियां हैं। यहां तक हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है भैया। अब विंध्याचल पर्वत रेंज ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पे बना दी है, किधर जा रही है, ऊपर की ओर। तो ये मध्य प्रदेश का जो ऊपर वाला भाग है ये इसमें पूरा कवर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से की। और इस वाले हिस्से में हम बात कर रहे हैं किसकी, दमोह की बात करेंगे और सतना की बात करेंगे। दमोह और सतना की बात करने के पहले हम यहाँ पर देख लें सतना क्षेत्र आपका। दमोह की अगर मैं बात करता हूँ तो दमोह आपका पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत है। और दमोह के अंतर्गत ये आपको चोटी मिलेगी, कौन सी, सद्भावना या गुडविल चोटी, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। तो सद्भावना या फिर गुडविल चोटी है ये 752 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये किस श्रेणी का भाग है, तो ये भांडेर श्रेणी का भाग है। और ये भांडेर श्रेणी क्या है, तो भांडेर श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है आपकी वो कौन सी है, सद्भावना। सद्भावना को गुडविल के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर की है और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला या विंध्याचल रेंज से लगी हुई है। अब बात मैं कर रहा हूं किसकी, भांडेर श्रेणी की। तो ये आ गया आपका भांडेर श्रेणी। और भांडेर श्रेणी के साथ में क्या आएगा आपका, कैमूर श्रेणी। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये दमोह है ना, दमोह के साथ में कुछ जो क्षेत्र आपका लगता है यहाँ पर किसका, सद्भावना को, टिकमगढ़ के आसपास भी लगता है। ये टिकमगढ़ है ना, इसके ऊपर ही मिलेगा आपको, टिकमगढ़ जो रेंज मिलती है दमोह से ऊपर की ओर।
सतना की अगर मैं बात करता हूं तो सतना में ही क्या मिलेगा, सतना एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भांडेर श्रेणी का भाग भी मिलेगा और कैमूर श्रेणी का भाग। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि आपका कौन सा जिला है जहां पर क्या कि भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी दोनों का भाग मिलेगा। तो सतना एक ऐसा जिला है जिसमें भांडेर और आपका कैमूर दोनों मिलेगा। अब बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर भांडेर की, तो भांडेर का जो विस्तार है वो कहां से, सागर, दमोह, सतना। ये दमोह है और इसके पास में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सागर। तो ये सागर से लेके दमोह और दमोह से लेके ये आपका थोड़ा जो क्षेत्र है आपका पन्ना छतरपुर से लेता होता कहां तक, सतना में। तो भांडेर श्रेणी की अगर बात करता हूं तो भांडेर श्रेणी का विस्तार वो सागर दमोह से लेते हुए आपका कहां तक, सतना में है। और इस दमोह के पास में ही सद्भावना गुडविल चोटी है जो 752 मीटर ऊंचे है भांडेर श्रेणी में। अब भांडेर श्रेणी जो है जो सतना जिले में है, भांडेर श्रेणी यूं तो आपका विस्तार सागर दमोह सतना में, लेकिन मुख्य स्थल कौन सा, सतना वाला भाग है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, इस भांडेर श्रेणी की किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। भांडेर श्रेणी की जो दक्षिण दिशा है उस दक्षिण दिशा में ही गुंबद है जिसका नाम क्या है, जुबेरा। जुबेरा को ही क्या कहा जाता है, जुम्बदा का गुंबद। तो जुबेरा या फिर जुम्बदा का गुंबद पूछेगा कि जुबेरा या फिर जुम्बदा का गुंबद कहां पर है, तो ये गुंबद आपको मिलेगा भांडेर श्रेणी के दक्षिण भाग में। किसमें, दक्षिण भाग में या दक्षिण दिशा में, ये लिखा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर। यहां तक हुआ कि भांडेर श्रेणी के दक्षिण भाग में ही जुबेरा या जुम्बदा का गुंबद है। और इस गुंबद की अगर लंबाई की मैं बात करता हूं तो ये 29 किलोमीटर लंबा है और 13 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। जुबेरा का गुंबद पूछेगा, जुम्बदा का गुंबद 29 मीटर लंबा और 13 मीटर क्या है, चौड़ा। यहां तक हुआ क्लियर। उसके बाद में बात करता हूं किसकी, सतना के अंतर्गत कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी का विस्तार कहां पर, रीवा, पन्ना, सतना, कटनी। ये कटनी आपका इधर जबलपुर से ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहां सब जाता हुआ किधर आपका कटनी। कटनी से ये आपका क्या लगा हुआ है, आपका आगे की ओर जाएगा सतना और यहीं पे क्या मिलेगा आपको, रीवा, पन्ना वगैरह मिल जाएंगे। तो कैमूर श्रेणी का विस्तार है आपका रीवा, पन्ना, सतना, कटनी में। और कैमूर श्रेणी की मुख्य विशेषता क्या है कि ये गंगा जमुना द्विभाजक का कार्य करती है। गंगा जमुना की अगर मैं बात करता हूं, ये इधर से ही आपकी नदी बहते हुए आती है। कौन सी नदी बहते हुए आती है, ये हमारी देख लो आप लोग, चंबल नदी इंदौर से निकलती हुई आपका कहाँ पे, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच। नीमच से आपका कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, श्योपुर, मुरैना और आपका भिंड। भिंड के आगे ही जाते हुए यहाँ पर मुरैना क्रॉस करते हुए मुरादगंज के अंतर्गत यमुना, इटावा यमुना में क्या करती है, चंबल नदी मिल जाती है। ये इधर कौन सी नदी बहते हुए आ रही है, ये यमुना नदी है। तो यमुना नदी का जल आपका यहाँ पर बहता है, ये हमारी चंबल यहाँ पे आके मिल गई है। ये यमुना नदी है ना, फिर बाद में जाके किस में मिल जाती है, ये आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। तो क्या होता है कि ये जो कैमूर श्रेणी है ना, कैमूर श्रेणी क्या करती है, ये दो नदियों को क्या करती है, विभाजित करने का काम करती है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था सोन और टोंस नदी। सोन और टोंस नदी की अगर मैं बात करता हूं तो सोन और टोंस नदी है ना, वो आपका किधर जाती है, वो आपका इधर की ओर जाती हुई किधर जाती है, गंगा नदी में जाती है। और इस वाले जो पश्चिम वाले भाग की अगर मैं बात करता हूं तो पश्चिम भाग के अंतर्गत जो नदियां हैं वो किस नदी के अंतर्गत मिल जाती है, यमुना नदी में। क्योंकि ये जो सोन नदी है ना, ये आपका कटाव करती है। कटाव मतलब कट के निकलती है किससे, कैमूर श्रेणी से। कैमूर श्रेणी से बिल्कुल नीचे वाले भाग से बहती हुई किस में जाएगी, उत्तर प्रदेश और बिहार, पटना में जाके किस में मिल जाएगी, गंगा नदी में। तो ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गंगा यमुना द्विभाजक का कार्य कौन करती है, तो गंगा और यमुना के बीच में द्विभाजक का कार्य, दो भागों में विभाजित करने का काम है, वो आपकी कौन सी नदी, आपको कौन सी श्रेणी करती है, तो वो आपकी करती है कैमूर श्रेणी। और कैमूर श्रेणी की अगर मैं बात करता हूं तो कैमूर श्रेणी से ही कौन सी नदी, बिहड़ और केन नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ये नदियों का उद्गम होता है। सोन और टोंस से देखा था, टोंस आपका सतना से निकलती है और उसके साथ अगर मैं बात करता हूं आपकी सोन की, तो सोन निकलती है आपकी अमरकंटक अनूपपुर से। लेकिन यहां पर श्रेणी की बात कर रहे हैं तो श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, बिहड़ और केन नदी का उद्गम होता है। यहां तक हुआ क्लियर। हमने पढ़ा यहाँ पर भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। भांडेर श्रेणी की अगर बात करते हैं तो भांडेर श्रेणी है मुख्य रूप से आपका सागर, दमोह और सतना तक विस्तृत है। सागर, दमोह, सतना तक विस्तृत होने के साथ ही इस भांडेर श्रेणी का दक्षिण वाला भाग है जिसमें जुबेरा का गुंबद या फिर जुम्बदा का गुंबद है, जिसकी लंबाई 29 किलोमीटर की है और चौड़ाई है वो 13 किलोमीटर की है। उसके साथ में इसी भांडेर श्रेणी के अंतर्गत सब आपकी ऊंची चोटी आती है, उसका नाम क्या है, सद्भावना। तो सद्भावना चोटी को ही गुडविल के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर की है और 752 मीटर की ऊंचाई है, ये भांडेर श्रेणी में आती है। अगर कैमूर श्रेणी की बात करता हूं तो कैमूर श्रेणी कटनी, रीवा, पन्ना और सतना तक जाती है। कहां से,
कटनी, रीवा, पन्ना और सतना तक यहाँ तक जा रही है। लेकिन इसमें जो स्थान है आपका कौन सा, सतना, ये मुख्य रूप से रहेगा क्योंकि यहाँ पर कैमूर भी आएगी और भांडेर। तो भांडेर तो आपका चला गया ऊपर की ओर, लेकिन जो आपका कैमूर श्रेणी जो आपका पूर्व क्षेत्र की ओर है, तो ये कैमूर श्रेणी क्या करती है, गंगा और यमुना के बीच में द्विभाजक का कार्य करती है। और द्विभाजक कार्य करने के साथ में क्या करती है, इससे दो नदियां निकलती, कौन सी, केन और बिहार। ये हुआ हमारे किसके बारे में, प्रमुख स्थलों के बारे में। शुरुआत हमने की थी यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल है, धार से हमने शुरुआत की थी। तो लम्हेटा सीरीज देखा था, लम्हेटा सीरीज के साथ में बाघ की पहाड़ी देखी थी और बाघ की पहाड़ी के साथ में क्या देखा था, ये देखा था मांडू की पहाड़ी। ये किसके अंतर्गत आते हैं, विंध्याचल रेंज के अंतर्गत धार जिले में आते हैं। मैं अगर बात करता हूँ किसकी, इंदौर की, इंदौर में आपका जाना पावा की पहाड़ी 854 मीटर की ऊंचाई चंबल नदी में निकलेगी। सिगार चोटी 881 मीटर, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी इंदौर के अंतर्गत आती है। उसके साथ में किसकी बात कर रहा हूँ, धाजारी की बात करता हूँ। तो धाजारी जो है वो आपका 810 मीटर की, वो आपकी इसी सीरीज के अंतर्गत आती है। गोमन जो चोटी है, गोमनपुरी चोटी, वो आपका 510 मीटर की है। बात करती है तो आपका किसका, भोपाल की। तो भोपाल में कौन सा नाला है, गडरिया नाला। राजगढ़ की बात करते हैं तो बतवाड़ा और खिरचीवाड़ा पठार है। उदयगिरी की बात करते हैं तो विदिशा के अंतर्गत आता है। रायसेन में आपका भीमपेटका और सांची पड़ी है। आपने कौन सी नदियों का उद्गम होगा, तो विंध्याचल रेंज से माही, चंबल, सिपरा, काली सिंध, बाघ, पार्वती, गंभीर और एक आपका सिंध का भी होता है। सिंध कहाँ से निकलती है, विदिशा के सिरों से निकलती है, तो वो भी निकलती है। फिर बात कर ली थी, अभी तो बात समझाया था मैंने, यहाँ पर दमोह है। दमोह के अंतर्गत ये आपका दमोह टीकमगढ़ क्षेत्र में सद्भावना या गुडविल 752 मीटर की ऊंचाई में चोटी है, जो भांडेर श्रेणी का भाग है। तो भांडेर श्रेणी क्या है, सागर दमोह सतना तक फैली हुई है। दक्षिण दिशा में जुबेरा या जुम्बदा का गुंबद है, 29 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा है। इसके पास में क्या है, कैमूर की श्रेणी है। कैमूर श्रेणी के अंतर्गत ही आपका क्या है, इसका विस्तार रीवा, पन्ना, सतना, कटनी तक हो। और कैमूर श्रेणी क्या करती है, गंगा यमुना के बीच में द्विभाजक का कार्य करती है। बेड़ और केन नदी का यहाँ से क्या होता है, उद्गम होता है। तो ये हमारी आज विंध्याचल श्रेणी क्या हो गई, समाप्त हुई। वीडियो भी आपका समाप्त हुआ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लोगों को, और यहाँ पर आप भेजते रहें वीडियो वगैरह। और अब जो दूसरा वीडियो हमारा आने वाला है पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत, वो आएगा आपका सतपुड़ा। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करेंगे ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के कितने भाग है, कौन कौन से क्षेत्र में आती है और कौन कौन से स्थान यहाँ पर फेमस है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।